Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Firstly, anyone who are interested to learn ETAPS from basic to advanced level with company life projects, you can DM me here, okay? So today I am going to discuss about failure of retaining wall. Okay, what are the causes for failure of retaining wall? So firstly, we will see what is retaining wall. So let us discuss. See, retaining wall is built to hold back soil or earth on one side. What is the meaning of this? The meaning of this is that suppose there is a retaining wall, okay, and there is a soil. This is the soil, okay. This is the soil, and we have to hold that soil, okay. So to hold this soil, we generally provide the retaining wall, that is a RCC wall, okay. So this is saying like this, okay, a retaining wall is built to hold back soil or earth on one side. मतलब एक तरफ अर्थ को होल्ड करने के लिए जनरली हम लोग रिटेनिंग वाल प्रोवाइड करते हैं. फेलियर अकर्स व्हेन द वाल कैन नॉट रेसिस्ट द लैटरल अर्थ प्रेशर exerted by the retained material. What is the meaning of this? The meaning of this is that suppose we generally provide the retaining wall, okay. Suppose it should be like this, okay. Suppose this is your retaining wall, or like suppose this is your retaining wall, okay, and this is your earth pressure, soil. So to resist this soil, we generally provide the retaining wall. So when failure occurs that suppose this is the soil. So due to soil there is a lateral earth pressure. Lateral means horizontal pressure, okay. So with the help of soil क्या करता है जनरली, वो स्ट्रक्चर पर एक प्रेशर लगाता है, lateral earth pressure, मतलब horizontal pressure एक्ट होता है वाल पर. तो विद द हेल्प ऑफ दिस सपोज दैट ये वाल उस प्रेशर को अगर रेसिस्ट नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगी, फेलियर कंडीशंस अकर होती है. तो इसलिए जब भी रिटेनिंग वाल की डिज़ाइन की जाती है तो बड़ा प्रॉपर अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि उसमें देखना चाहिए कि जहाँ कहाँ पर शेयर की ज़रूरत है तो शेयर क्या आपको प्रोवाइड करोगे, और उसके अकॉर्डिंग उसकी रेनफोर्समेंट भी प्रॉपर तरीके से देनी है. 2 फेस में 2 लेयर में प्रोवाइड की जाती है, और उसके साथ साथ फिर उसको जो भी अर्थ प्रेशर होती है, सरचार्ज प्रेशर होती है, तो वो भी कंसीडर की जाती है जब भी रिटेनिंग वाल डिज़ाइन की जाती है, ओके. तो जनरली विल सी दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फेलियर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. तो जनरली देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फेलियर फॉर द रिटेनिंग वाल. फर्स्टली दैट इज़ ओवर टर्निंग फेलियर, ओके. सेकंड वन इज़ स्लाइडिंग फेलियर. थर्ड वन इज़ bearing capacity failure, and fourth one is structural failure. So there are generally 4 types of failure, okay. First one is overturning, okay, overturning failure. So we'll see that what is this, what is overturning failure or what is sliding failure and all, okay. So we'll discuss first one. This is the overturning failure, okay. So what we'll see the descriptions. Wall rotates about its toe due to excessive earth pressure. जब बहुत ज़्यादा अर्थ प्रेशर होती है उस वजह से क्या होती है कि जो वाल जो हो गई आपकी, जैसे सपोज दैट यहाँ पर आप देख रहे हो ये ओवरटर्निंग प्रेशर का यहाँ पे दिखाया गया है, ये ओवरटर्निंग प्रेशर है. ये हमने यहाँ पर रिटेनिंग वाल प्रोवाइड की, ये आपकी रिटेनिंग वाल, ओके, और यहाँ पर अर्थ प्रेशर है. तो जब हमने जो भी वाल डिज़ाइन किया है उससे ज़्यादा, मतलब वाल डिज़ाइन करने में जो आपने अर्थ प्रेशर को कंसीडर किया है उससे ज़्यादा अर्थ प्रेशर अगर उस वाल पर एक्ट होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो वाल आपकी है, ये जो वाल है वो क्या हो जाएगी, इसकी जो टो होगी वो रोटेट कर जाएगी, मतलब यहाँ से, ठीक है ना, मतलब ये इट विल बी like this, okay. So it will be like this, मतलब ये इस तरह का हो जाएगा, ओके. ये रोटेट हो जाएगा क्योंकि ड्यू टू द एक्सेसिव
अर्थ प्रेशर जब ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में इस आपकी जो रिटेनिंग वाल है वो फेलियर हो जाएगी। तो फेलियर का भी कॉजेज़ होता है, तो ये जो कॉजेज़ होगी तो ड्यू टू द ओवर टर्निंग फेलियर, मतलब ये ओवर टर्निंग हो जाएगी। तो पहला कंडीशन ये होता है टाइप्स ऑफ फेलियर इन द केस ऑफ रिटेनिंग वाल। तो पहला व्हाट इज़ पहला जो होता है आपका वो आपकी है ओवर टर्निंग फेलियर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंडीशंस क्या है। तो नेक्स्ट कंडीशन जो हम लोग देखेंगे वो है स्लाइडिंग फेलियर। स्लाइडिंग फेलियर क्या होता है? वाल स्लाइड्स फॉरवर्ड व्हेन फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस इज़ इनएडिक्वेट। जब फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस जो होती है वो इनएडिक्वेट हो जाएगी, उस कंडीशन में क्या होगी कि वाल जो है स्लाइड कर जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक चीज़, ये इस पोर्शन को आप देखो, इसमें क्या है आपका, तो इसमें आपको देख रहे हो कि ये इस तरह से जनरली ये आपकी रिटेनिंग वाल है और यहाँ पर आपकी सोइल है। ओके, तो उस जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस एक्ट हो रही है इस वाल पर, तो वो अगर जब इनएडिक्वेट हो जाएगी तो उस कंडीशंस में क्या होगा आपका, क्योंकि देखो रीज़न क्या है कि यहाँ पर फ्रिक्शनल एक्ट हो रही है इस जगह पर। ठीक है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रक्चर होगी वो स्लाइड कर जाएगी। मतलब स्लाइड इन द सेंस, मतलब ये जो यहाँ पर है तो उसकी जगह पर ये स्ट्रक्चर आपकी इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर अपनी जगह से वो स्लाइड कर जाएगी। तो ये सेकंड फेलियर हो जाता है, ये भी एक कॉज होता है। तो पहला हमने जो देखा वो आपकी ओवर टर्निंग फेलियर थी, सेकंड जो थी वो आपकी स्लाइडिंग फेलियर है। ओके, तो फर्स्ट ओवर टर्निंग फेलियर एंड सेकंड इज़ द स्लाइडिंग फेलियर। थर्ड वन इज़ बेयरिंग कैपेसिटी फेलियर। बेयरिंग कैपेसिटी फेलियर क्या होता है? फाउंडेशन सोइल्स फेल्स टू सपोर्ट द वाल लोड कॉजिंग सेटलमेंट। बेयरिंग कैपेसिटी जो फेलियर होती है वो होती है जनरली, देखो इस तरह की, मतलब एक तरह समझो कि सेटलमेंट, ये आप देख रहे हो ना, ये आपकी सेटलमेंट है। ठीक है, तो उस कंडीशंस में क्या है ये सेटलमेंट, तो सेटलमेंट का मतलब ही क्या है यहाँ पर आपकी, तो इनके आपको पता है कि यहाँ पर जनरली बेयरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड SBC, सोइल से बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। जनरली बेयरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि हाउ मच लोड सोइल कैन कैरी, सोइल कितना लोड कैरी कर सकता है। तो सपोज़ दैट आपने इस सोइल की SBC 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ओके, और उस कंडीशंस में यहाँ पे सपोज़ दैट आपने अगर कोई फुटिंग दी, इन केस अगर आपने रैफ्ट फुटिंग दी, तो रैफ्ट फुटिंग के लिए जनरली जो सेटलमेंट होती है वो 50 mm तक रहती है। क्लियर? अब आपने जब डिज़ाइन किया तो डिज़ाइन करने के बाद उस जगह पर जो सेटलमेंट आई वो 50 mm से ज़्यादा आई, उसके बाद भी आपने उस जगह पे प्रोवाइड कर दी, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि जब कंस्ट्रक्शंस बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या होगा कि सोइल जो है ये आपकी स्ट्रक्चर है, सपोज़ ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई, स्ट्रक्चर की लोड जब एक्ट होगी तो स्ट्रक्चर जो होती जितनी सेटलमेंट होनी चाहिए उससे एक्सेसिव सेटलमेंट हो जाएगी। ठीक है, मतलब 50 mm की जगह पे हो सकता है कि 60 mm 70 mm हो रही है, तो उस वजह से भी क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी आपकी, वो फेलियर हो जाती है, मतलब सेटलमेंट की वजह से भी। इसलिए जनरली जब भी डिज़ाइन की जाती है फाउंडेशंस की तो हम लोग सेटलमेंट भी चेक करते हैं कि सेटलमेंट कितना, और सेटलमेंट में भी याद रखना चाहिए आपको कि डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए। डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या है, तो देखो डिफरेंशियल सेटलमेंट का मतलब है कि इन केस ये आपकी थोड़ा सा मैं इसको ही कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपकी स्ट्रक्चर है। ओके, इन केस यहाँ पे आपने एक कॉलम दिया, यहाँ पे आपने एक कॉलम दिया, यहाँ पे एक कॉलम दिया, यहाँ पे एक कॉलम दिया। अब इसकी जब मैं फुटिंग देख रहा हूँ, फुटिंग करने के बाद इसकी जब सेटलमेंट हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो इसकी इन केस सेटलमेंट इसकी आ गई 20 mm, इसकी सेटलमेंट आ रही है 10 mm। ठीक है,
इसकी सेटलमेंट आ रही है, हम ले रहे हैं 5 mm, और इसकी सेटलमेंट हम लोग फिर ले रहे हैं जा करके इन केस 12 mm। ओके, तो उस कंडीशंस में ये गलत है, क्योंकि क्या होगी उस कंडीशंस में यहाँ पे डिफरेंशियल सेटलमेंट आ जाएगी। मतलब यहाँ पर 20 mm की आप सेटलमेंट दे रहे हो, यहाँ पे 10 mm की सेटलमेंट दे रहे हो, यहाँ पे 5 mm की दे रहे हो, यहाँ पे 12 mm की दे रहे हो। तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर जो होगी आपकी, जो कॉलम होगी, कॉलम में सुपर स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क आएगा, जो इसकी वजह से डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाएगी। मतलब स्ट्रक्चर जो है आपकी, मतलब कॉलम क्या होगी, सपोज दैट ये कॉलम आपकी हम सेक्शन बना रहे हैं, तो ये एक कॉलम है और दूसरी कॉलम ये है, और दूसरे की सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो उस कंडीशंस में क्या होगी, अगर ये ग्राउंड लेवल है तो ये सेटलमेंट में कॉलम यहाँ पर रहेगा एक सेटलमेंट, और दूसरा सेटलमेंट चला जाएगा यहाँ पर। मतलब कॉलम इस तरह की हो जाएगी, अप डाउन। ठीक है, उस वजह से क्या होगी, सुपर स्ट्रक्चर में क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका, तो सुपर स्ट्रक्चर में जो कॉलम है, कॉलम में आपकी क्रैकिंग आ जाएगी, और इट विल लीड टू प्रोग्रेसिव कोलैप्स। वो प्रोग्रेसिव कोलैप्स का एक रीज़न बन सकता है। तो इसलिए जनरली जब भी आपको फाउंडेशंस भी डिज़ाइन करनी है तो उसमें डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं जानी है। ये नहीं कि मतलब एक कॉलम में, एक फुटिंग में आपने बहुत ज़्यादा 20 mm की डिफरेंशियल दे दिया, दूसरे में आप 10 mm 5 mm का लेके चल रहे हो, तो वो भी गलत है। इसलिए हमेशा यूनिफॉर्मिटी में सेटलमेंट को देखनी चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है। क्लियर। तो उसी तरह से बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल, बियरिंग कैपेसिटी जो फेल्योर में बात कर रहा हूँ, तो इसमें सेटलमेंट की वजह से भी सोइल, मतलब जितनी सेटलमेंट होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो गई, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, तो उस कंडीशंस में स्ट्रक्चर भी फेल हो सकता है। क्लियर। तो ये थर्ड फेलियर था। फोर्थ स्ट्रक्चरल फेलियर। स्ट्रक्चरल फेलियर क्या है, क्रैक्स और कोलैप्स ड्यू टू पुअर डिज़ाइन और रेनफोर्समेंट। ये भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर क्रैकिंग की वजह से भी स्ट्रक्चर फेलियर हो सकता है रिटेनिंग वाल की, या अगर आपने पुअर डिज़ाइन किया है, मतलब रेनफोर्समेंट आपने जितनी ज़रूरत है उससे कम दी है, तो उस कंडीशंस में भी फेलियर होने का चांसेस होता है, कॉज होता है। तो जनरली जब भी आप रिटेनिंग वाल को डिज़ाइन करते हो तो बहुत प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करनी चाहिए, क्योंकि ये सब कॉजेज़ होती है। कौन कौन से कॉजेज़ है, तो पहला जो कॉजेज़ होता है वो एक तरह समझ लीजिए कि वो आपकी ओवर टर्निंग फेलियर है। दूसरी जो है वो स्लाइडिंग फेलियर है। तीसरी जो हो गई वो बेयरिंग कैपेसिटी फेलियर है। और फोर्थ क्या हो गई, दैट इज़ ए स्ट्रक्चरल फेलियर। ठीक है, तो ये 4 रीज़न होता है। ओवर टर्निंग आपको बता दिया किस वजह से ओवर टर्निंग हो रही है, मतलब एक्सेसिव अगर अर्थ प्रेशर आएगा तो उससे ओवर टर्निंग हो जाएगी। स्लाइडिंग क्या हो जाएगी, स्लाइडिंग होती है जनरली फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस जब इनएडिक्वेट रहता है उससे हो सकती है। बियरिंग कैपेसिटी फेलियर सेटलमेंट से, मतलब एक्सेसिव सेटलमेंट अगर हो गया तो उस कंडीशन में भी। और फोर्थ होती है स्ट्रक्चर फेलियर, आपने अगर रेनफोर्समेंट सही से नहीं दिया तो उस वजह से भी फेलियर हो सकती है। तो ये जनरली टाइप्स होती थी कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब कॉजेज़ ऑफ फेलियर का क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जनरली देखो यहाँ पे जो कॉजेज़ ऑफ फेलियर है, तो पहला है पुअर ड्रेनेज बिहाइंड द वाल। अगर वाल, रिटेनिंग वाल के पीछे अगर बहुत पुअर ड्रेनेज है तो उस कंडीशन में भी ये कॉजेज़ हो सकती है फेलियर का। इनएडिक्वेट डिज़ाइन अगेंस्ट स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग, जो मैंने आपसे अभी बात किया कि इनएडिक्वेट डिज़ाइन हुई है स्लाइडिंग या ओवरटर्निंग के, मतलब ओवरटर्निंग के अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन नहीं किया गया है या स्लाइडिंग की वजह से उसको डिज़ाइन नहीं किया गया, तो उस वजह से भी आप फेल हो सकती है। इसीलिए जनरली स्ट्रक्चर जब अगर स्लाइडिंग में फेल हो रही है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, तो उस जगह पे हम लोग एसके मतलब शेयर की प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है। थर्ड क्या है, यूज़ ऑफ पुअर क्वालिटी मटेरियल। आपने अगर मटेरियल भी पुअर क्वालिटी की दी है तो उस वजह से भी स्ट्रक्चर फेल हो सकती है। इम्प्रॉपर बैकफिल कॉम्पैक्शन, मतलब अगर आपने जहाँ पे बैकफिल है वहाँ पे अच्छी तरह से कॉम्पैक्शन नहीं प्रोवाइड किया है तो उस वजह से भी ये कॉजेज़ होती है फेलियर होने की। क्लियर। एंड वाइब्रेशन और अर्थक्वेक लोड्स, वाइब्रेशन या अर्थक्वेक लोड की वजह से भी जनरली स्ट्रक्चर आपकी फेल हो सकती है रिटेनिंग वाल। तो ये कॉजेज़ ऑफ फेलियर है। ओके, इसमें आपको क्या प्रिवेंशंस करनी चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स। तो पहला प्रिवेंटिव मेजर्स आपको ये याद रखना है कि प्रोवाइड वीप होल्स और ड्रेनेज पाइप्स टू रिलीव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स। जब भी आप रिटेनिंग वाल प्रोवाइड करो, ये आप
आपने सपोज दैट यहाँ पर आपने रिटेनिंग वाल दिया, तो उसमें वीप होल्स, मतलब वीप होल्स भी प्रोवाइड करो। इससे क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब जो वाटर इजी वे में जनरली क्या को वो पास हो जाए उससे, ठीक है। ड्रेनेज पाइप्स की होल दे या ड्रेनेज पाइप दें, जिससे क्या होता है कि रिलीव हो जाए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स। सेकंड, इंश्योर प्रॉपर फाउंडेशन एंड सोइल बेयरिंग कैपेसिटी। आप इंश्योर करो फाउंडेशंस और एसबीसी में, एसबीसी जनरली उसकी सोइल टेस्टिंग कराना है। सोइल टेस्टिंग कराने के बाद जहाँ पे भी आप फाउंडेशन की डिज़ाइन, फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हो, वहाँ की एसबीसी देखनी है, जियो टेक्निकल इंजीनियर उसे देता है, उसके अकॉर्डिंग देखने के बाद ही उसकी डिज़ाइन करनी है रीजन। थर्ड वन इज़ मेंटेन एडिक्वेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की ज़रूरत है, जैसे 1.5 अगर है तो आपको 1.5 लेकर उसको डिज़ाइन करनी है। 4, यूज़ रेनफोर्स्ड और ग्रेविटी रिटेनिंग वाल बेस्ड ऑन डिज़ाइन। जनरली आपको जो यूज़ करनी है वो रेनफोर्स्ड या ग्रेविटी रिटेनिंग वाल यूज़ कीजिए बेस्ड ऑन डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। 5th वन इज़ कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। जब भी कंस्ट्रक्शन हो उसके बाद आपको कॉन्टिन्यूसली उसकी इंस्पेक्शंस कंटिन्यू करना चाहिए और मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। इसमें जनरली एक कंक्लूज़न भी मैंने लिखा है। कंक्लूज़न है कि रिटेनिंग वाल स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन प्रॉपर डिज़ाइन, प्रॉपर डिज़ाइन पर ही डिपेंड करती है, कंस्ट्रक्शंस पर एंड ड्रेनेज। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट फेलियर मोड्स हेल्प्स प्रिवेंट स्ट्रक्चरल डैमेज एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म सेफ्टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने कंक्लूज़न में समझ में आया हम लोगों को, कि जो रिटेनिंग वाल की स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है किस पर, प्रॉपर डिज़ाइन पर, अच्छी तरह से डिज़ाइन की जाए, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शंस पर और ड्रेनेज पर भी। ड्रेनेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। इससे क्या होता है कि जितना अच्छे से हम लोग करेंगे तो इसकी लॉन्ग टर्म सेफ्टी इसमें जाती है। क्लियर? तो इसलिए जब भी आपको रिटेनिंग वाल की आपको डिज़ाइन करनी पड़े तो उसमें बहुत अच्छी तरह से आपको डिज़ाइन करना है। ऐसा नहीं कि मतलब सबसे पहले जियो टेक्निकल इंजीनियर से कंसल्ट करना है, जियो टेक्निकल रिपोर्ट लो, उसके अकॉर्डिंग देखो कौन सी एसबीसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये माइंड में रखना। जब भी डिज़ाइन करो ये 4 चीज़ को हमेशा माइंड में रखो। उससे क्या होगा कि आपको आपकी जो प्रोफिशिएंसी है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। डिज़ाइनिंग की जो पावर होगी वो भी माइंड में एनी टाइम रहेगा कि मतलब फेलियर क्या क्या वजह से होती है। तो भाई ओवर टर्निंग की वजह से फेलियर होती है, इसका मतलब है कि एक्सेसिव अर्थ प्रेशर की वजह से हो जाएगी। तो हमें जो भी प्रॉपर लेना है अर्थ प्रेशर लोड वो एग्जैक्ट जितनी है उतनी ले करके डिज़ाइन करनी है। स्लाइडिंग में देखनी है कि फ्रिक्शन रेसिस्टेंस एडिक्वेट तो नहीं है, उस वजह से डिज़ाइन करनी है उसके अकॉर्डिंग ले करके, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एसबीसी देखना है कि ज़्यादा सेटलमेंट नहीं हो जाए, तो वो भी आपको चेक करना है। उसके साथ साथ फिर स्ट्रक्चर फेलियर देना है, मतलब जितनी रेनफोर्समेंट की नीड है उतनी रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये सब जनरली एक रीज़न था, मतलब जो टाइप्स ऑफ फेलियर का जो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिटेनिंग वाल क्या चीज़ होती है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फेलियर ऑफ रिटेनिंग वाल एंड व्हाट आर द causes for failure of retaining wall and what are the preventions we have to measure for that and what are the conclusion and all. I hope you understood. So आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। और एनीवन अगर कुछ कन्फ्यूज़न आपको इसमें लगा तो प्लीज़ डायरेक्टली यू कैन DM me here, okay? I will try to respond. And anyone who are interested to learn ETABS from basic to advanced level with company life projects, you can DM me, okay? Without any hesitations, okay? और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ओके? थैंक यू सो मच।